पुष्पा सक्सेना की कहानी सुनिए। बाहों में सिमटा आकाश, वैदेही के स्वर में। पत्र की लिखाई पर दृष्टि जाते ही शालिनी चौंक उठी थी। क्या ये संभव था? निसंदेह पत्र साहिरा का ही था। आज इतने दिनों बाद आए इस पत्र ने शालिनी की सभी आशंकाओं को दूर कर दिया। तो सारा जीवित है। हम सब प्यार से साहिरा को सारा पुकारते थे। जाड़े की खुशनुमा धूप के टुकड़े की तरह सारा आते ही छा जाती थी। उसकी चंचलता और खिलखिलाहट से वातावरण रंग जाता था। सारा के उजले नरम पांव जब डिपार्टमेंट की कोमल धूप पर पड़ते तो अनगिनत दिल उसके पांव तले बिछ जाने को बेचैन हो उठते थे। बचपन में ही माँ के निधन के कारण सारा का अधिकांश समय शालिनी के घर पर ही बीतता था। अम्मा का बिन माँ की बेटी सारा पर अगाध स्नेह था। अतिशय उदारता के साथ अम्मा ने सारा को भी अपनी बेटी से अपना लिया था। घर के हर तीज त्योहार पर सारा की शालिनी के घर उपस्थिति अनिवार्य थी। कठोर पिता की छत्र छाया में सारा पत्थर पर उगाई दूब सी कोमल थी। दोनों ने एक साथ एक ही विषय में एमए कक्षा में प्रवेश लिया था। डिपार्टमेंट में शोध कर रहे सिद्धार्थ को देख शालिनी के मुख से बरबस ही निकल गया था। सारा देख, सिद्धार्थ राजेश खन्ना से कितना रिजेंबल करते हैं ना। अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना सारा ने सिद्धार्थ को आवाज़ देकर बुलाकर कहा था, सिद्धार्थ जी, ये हमारी शालू। आई एम सॉरी, मेरा मतलब मिस शालिनी मेहता कह रही हैं आप राजेश खन्ना वो सुपर स्टार के कजिन हैं। शायद इसीलिए उनसे आपकी इतनी रिजेम्बलेंस है। ठीक कहा ना शालू? शैतानी से सारा मुस्कुरा दी। सिद्धार्थ के मौन स्मित पर शालू अगर धरती में समा सकती तो कितना अच्छा होता। बहन ऐसा कब कहा? जो मन में आया बोल देती हो। शालू की झिड़की बेमानी हो उठी थी। लज्जा से आरक्त मुख दूसरी ही कहानी कह रहा था। अरे भाई, हमने तो सच ही कहा था। सच सिद्धार्थ भाई, आप तो एकदम हीरो लगते हैं। सारा एकदम सहज थे। ये आपकी धारणा है या आपकी सखी की? खैर, मैं तो दोनों का शुक्रगुजार हूँ। याद रहेगा आपका ये कॉम्प्लीमेंट। सिद्धार्थ के जाते ही शालू सारा पर बरस पड़ी थी। घर चल, आज अम्मा से शिकायत न की तो मेरा नाम भी शालिनी नहीं। हाय मेरी बन्नू, दिल में जनाब के लड्डू फूट रहे हैं, ऊपर से ये अंदाज। जवाब नहीं है आपका। सच कह, तेरे दिल की ही तो बात कही थी ना। वैसे तेरे साथ ठीक ठाक जमेंगे सिद्धार्थ। दत्त। सिंदूरी चेहरा शालू के प्रतिवाद को झुठला गया था। उस दिन डिपार्टमेंट में देवेश जी का पहला दिन था। एक दिन पहले ही सारा कह रही थी, कल वे नया लेक्चरर आ रहा है ना, पहला दिन ही उसकी छुट्टी कर देनी है। कुछ सोचना पड़ेगा। और अगर छुट्टी न कर पाई तो? शालिनी ने शंका व्यक्त की थी। तू हर बात में बेकार बोलती है शालू। जानती नहीं, क्लास में पहले दिन हर टीचर को परीक्षा देनी होती है। अगर जम गए तो चलेंगे यार, वरना कुर्सी छोड़ घर की राह लेंगे। अपनी बात पर सारों को पूरा विश्वास हुआ करता था। उतनी सब बातें बनाने के बाद भी देवेश जी के पीरियड में सारा नदारद थी। क्लास में खासा एक्साइटमेंट था। लड़कों की तैयारी वातावरण का पूर्वाभास दे रही थी। देवेश जी ने कक्षा में जैसे ही प्रवेश किया तो मानो उनके तेजस्वी व्यक्तित्व से कुछ क्षणों को सन्नाटा सा खिंच गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवेश आज से आपके साथ रहूँगा। मित्र के नाते आपके सहयोग की अपेक्षा रहेगी। अरे यार, ये पढ़ाने नहीं दोस्तबाजी करने आए हैं। ज़रा संभल के रहना भैया, कहीं दोस्ती महंगी न पड़ जाए। पीछे से उभरी आवाज़ों पर ठहाके गूंज उठे थे। सची तो कहा, पता नहीं कब किस पल क्या हो जाए। जीवन के हर पल हम कुछ नया ही तो सीखते हैं, इसलिए पता नहीं कौन किसे पढ़ाएगा। अटेंडेंस के साथ आपसे परिचित होता चलूँगा। अविचलित डॉक्टर देवेश ने पेन निकाल अटेंडेंस लेनी शुरू कर दी थी। शालिनी की व्यग्र दृष्टि बार बार बाहर जा रही थी। ये कमबख्त सारा कहाँ रह गई? आधे नाम पुकारे जा चुके थे। हर नाम के साथ डॉक्टर देवेश की दृष्टि उस नामधारी के साथ परिचय बनाती जा रही थी। सारा का नाम आते आते शालिनी निराश हो चुकी थी। जरूर आज फिर देर से सोकर उठी होगी, एक पीरियड बाद ही पहुंचेगी। साहिरा का नाम पुकारते ही दरवाजे से आवाज आई थी, यस सर। लंबा कोट पहने सारा खड़ी थी। यू आर लेट मिस साहिरा।
देवेश जी ने गुरु गंभीर स्वर में कहा था। शायद भागकर आने के कारण सायरा का गोरा चेहरा लाल बहुटी हो रहा था। सांस तीव्र गति से चल रही थी। कक्षा में नरम गर्माहट भर गई थी। उसकी उस अविस्मरणीय छवि पर न जाने कितने जोड़े नयन निबद्ध थे। मायूसी से सिर झुका बड़ी शालीनता से सायरा ने कहा था, सॉरी सर, आज रिक्शा वाला देर से पहुंचा। आइए, पर भविष्य में केयरफुल रहिएगा। मैं लेट कमर्स को क्लास में आने की परमिशन नहीं देता। देवेश जी आगे नाम पुकारने लगे थे। थैंक यू सर, याद रखूंगे। क्लास में आते ही सारा शालिनी के पास हटकर बैठ गई थी। इतनी देर कहाँ लगा दी? शालिनी ने फुसफुसाते हुए पूछा। पहले ही दिन रोब झाड़ रहा है, इसी का इंतजाम करने में तो इतनी देर हो गई मेरी शालू। सुनते ही शालिनी के कान खड़े हो गए थे। भगवान जाने क्या सोचकर आई होगी। थोड़ी ही देर बाद म्याऊं म्याऊं की आवाज़ अपने पास से आती सुन शालिनी नर्वस हो गई थी। देवेश जी ने पेन नीचे रखा ही था कि पूरी कक्षा में शोर मचने लगा था। सिर नीचा किए सायरा म्याऊं म्याऊं का स्रोत खोजने का प्रयास कर रही थी। शालिनी भी उसी का अनुकरण कर रही थी कि उसके हाथ किसी नरम वस्तु के स्पर्श से चौंक उठे थे। पास बैठी सायरा के लंबे कोट की जेब से एक नन्हा मुख झांककर बाहर आने की याचना में म्याऊं म्याऊं कर रहा था। इत्मीनान से एक हाथ कोट की जेब में डाले सारा उसे बाहर ना आने देने का भरसक प्रयास कर रही थी। मिस सायरा, शायद आपकी पेट घर जाना चाहती है। प्लीज टेक हर आउट ऑफ द क्लास। सायरा के विस्मय पर देवेश जी ने फिर कहा था, बिल्ली अधिक देर आपकी पॉकेट में नहीं रह सकती। उसे घर की याद आ रही है। एक बात और याद रखिए, एक ग्रोन अप लड़की और नर्सरी चाइल्ड में अंतर होता है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? गंभीर मुद्रा में डॉक्टर देवेश चौक उठा ब्लैकबोर्ड की ओर बढ़ गए थे। पूरी क्लास एकदम शांत हो गई थी। शालिनी को जबरदस्ती खींचती सारा क्लास से बाहर आ गई थी। अपमान से सारा का चेहरा तमतमा आया था। नया नया आया है, जमा रहा है। 4 दिन बाद देखूंगे, तिरस्कार सारा के स्वर में बज रहा था। थोड़ी देर बाद सहज होती सारा फिर अपने पुराने अंदाज में वापस आ गई थी। चल शालू, लवलेन चलते हैं। आज देखें तो बैजू बावरा और गौरी की जोड़ी कहाँ बैठी है। हिंदी विभाग के पीछे की सकरी पगडंडी लवलेन कहलाती थी। जोरमुट और लता कुंज में बैठने वाले युगल जोड़ियों के कई नाम सारा ने रख रखे थे। शालिनी कभी परेशान होकर कह बैठती, सारा तेरी तो अम्मी नहीं है, जो चाहे कर, घर में कोई पूछने वाला तो बैठा नहीं है। मेरी सोच, अम्मा को अगर पता लग गया कि हम क्लासेस मिस करके बैजू और गौरी के दर्शन कर रहे हैं तो मेरा तो वो जान से ही मुझे मार डालेंगी, समझी। शालिनी की ऐसी बातें सारा को बेहद उदास कर जाती। अच्छा, अम्मा बस तेरी ही माँ है, हमारी कुछ नहीं है। सारा का आहत कथन उसका ट्रम्प कार्ड था। उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को शालू तैयार हो जाती थी। ऐसी बात नहीं है सारा, तू तो जानती ही है अम्मा तुझे मुझसे भी ज़्यादा चाहती हैं। हमेशा कहती हैं सारा सदैव प्रथम श्रेणी पाती है और तू पीछे रह जाती है। लव लेन के लता कुंजों से बोर होकर दोनों जब कभी डिपार्टमेंट पहुंची, सामने से सिद्धार्थ आ रहे थे। सिद्धार्थ को देखते ही सारा का अवसाद न जाने कहाँ उड़ गया। एकदम चहक उठी थी। चलिए सिद्धार्थ जी, एक एक कप कॉफ़ी हो जाए। सुना है आज किसी बेजुबान को कोट की पॉकेट में पनाह दी गई थी। कहाँ से पकड़ लाई थी उसे? सिद्धार्थ मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, तो जूनियर से कैफियत तलब की जा रही है। उसे उसके घर भेज दिया। सारा मुक्त हंस पड़ी थी। काफ़ी पीने के लिए तीनों जब रेस्टोरेंट में पहुंचे तो अचानक सारा को कोई ज़रूरी काम याद आ गया। क्षमा याचना के साथ जब सारा उल्टे पैरों लौटने लगी तो उसके साथ लौटने के उपक्रम में शालू भी खड़ी हो गई थी। दोनों हाथों से शालू को उसकी चेयर पर बिठाकर सारा ने सिद्धार्थ से कहा था, संभालिए हमारी इस मोम की गुड़िया को, इसे डर है आपके साथ पिघल ना जाए। ओ सारा! लज्जा से रंजित मुख शालिनी उठा भी ना सकी थी। क्या सचमुच मेरे साथ डर लगता है? वैसे सुनाए ठीक ठाक लगता हूँ सबको। मैंने कब कहा? सारा तो बस यूं ही। सिद्धार्थ के प्रश्न का क्या उत्तर देती शालिनी? तो अच्छा लगता हूँ आपको। किसी तरह कॉफ़ी का घूंट गले से उतार शालिनी ने जब सिर उठाया तो सिद्धार्थ की मोहक मुस्कान ने उसे बांध लिया था।
दोनों को छोड़ सारा का आंधी की तरह चले जाना अचानक नहीं, पूर्व नियोजित होता था। यह बात शालिनी बाद में समझ पाई थी। जब भी सारा की उस बात पर शालिनी ने क्रोध करना चाहा, सारा उसके गले में बाहें डालकर मनुहार कर उठती थी। मेरी प्यारी शालू, माफ़ कर दे, कसम खाती हूँ आगे कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। शालू के हंसते ही सारा चिढ़ाती थी, मन मन भावे मुड़िया हिलावे। शालू सारा के धौल जमाती, रोने रोने को हो जाती, तब कहीं सारा मानती थी। देवेश जी के सेमिनार क्लास में पहले ही दिन सारा एकदम गंभीर, किसी हद तक निरीह बच्ची बनी बैठी थी। तल्लीनता से नोट्स लेते देख सब असमंजस में थे। शायद देवेश जी भी रौब खा गए थे। बोलते बोलते देवेश जी रुक गए। सब उनकी ओर देख रहे थे, पर सारा उसी तन्मयता से पेन चलाए जा रहे थे। उसकी कॉपी पर दृष्टि डालते ही शालिनी भय से जड़ हो गई थी। कॉपी के पूरे पृष्ठ पर देवेश जी का कार्टून बना हुआ था। हाथ में चौक की जगह रूलर और मुंह पर बड़ी बड़ी मूंछें थे। सारा की कॉपी उठा देवेश जी ने सराहना की थी। काफ़ी अच्छे चित्र बना लेती हैं, थोड़े और प्रयास से काफ़ी प्रसिद्धि पा सकेंगी। कॉपी वापस करते उनकी वार्ता पूर्ववत चल पड़ी थी। सारा कटकर रह गई थी। कक्षा से बाहर आती लड़कियों ने छेड़ा था, देवी जी, ये आपके सौंदर्य का प्रभाव था जो बच गई, वरना आज आपकी खैर नहीं थे। अरे नहीं, अपना चेहरा देख खिल गए थे। सोच रहे होंगे कोई उन पर भी इतनी श्रद्धा रखता है। सारा ने उपेक्षा से कहा था। श्रद्धा नहीं, मन मंदिर का देवता समझ रहे होंगे, अनिमा ने परिहास किया था। देवता या दानव? सारा ने ऐसा मुंह बनाया कि सब हंस पड़े थे। फाइनल एग्जाम्स पास आ रहे थे। प्रैक्टिकल वर्क पूरा करने में सब व्यस्त हो गए थे। शालिनी की प्रैक्टिकल कॉपी देखते ही देवेश जी ने अचानक ही पूछ लिया था, आप ही मिस सायरा की बेस्ट फ्रेंड है शायद? काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपकी दोस्त। जी, बहुत ही जीवंत व्यक्तित्व है सारा का, हमेशा फर्स्ट डिवीज़न पाती है। माँ नहीं है, शायद इसीलिए कोई शैतान हो गई है, पर दिल की बहुत अच्छी लड़की है सर। उत्साहित शालिनी कुछ ज़्यादा ही बता गई थी। हल्की मुस्कान के साथ देवेश जी ने शालिनी की कॉपी वापस कर दी थी। उनके कमरे से बाहर आते ही लड़कियों से बातों में व्यस्त सारा को अलग खींच शालिनी ने प्रसन्नता से दमकते मुख के साथ जब देवेश जी से की गई अपनी बात बताई तो सारा बिफर पड़ी। ए शालू की बच्ची, मेरी लाइफ हिस्ट्री दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है, समझी? बड़े आए सारा की कहानी पूछने वाले। आज अम्मा से ज़रूर तेरी शिकायत करनी है। क्या कहेगी अम्मा से? कोई गलत काम तो किया नहीं जो डर जाए। शालिनी भी उस दिन अकड़ गई थी। ठीक है, चल चाट खाने चलते हैं, अम्मा को बता दूंगी। डॉक्टर सेन का पीरियड कट करके तू चाट खाने जाती है, नहीं जाना है हमें। शालू भी नाराज़ हो सकती थी। सारा ने उसी दिन जाना था। अच्छा भाई, ले कान पकड़े, अब तो माफ़ कर दे मेरी शालू। चल, आज चाट नहीं, पीछे चलकर बतियाते हैं। जाड़ों की गुनगुनी धूप में डिपार्टमेंट के पीछे उनका एक अपना प्रिय स्थान था, जहाँ पांव पसारे आकाश ताकते सारा की नई योजनाएं शालिनी को सुननी पड़ती थी। ताज्जुब की बात थी, जब से डॉक्टर सेन के स्थान पर देवेश जी उनका सेमिनार क्लास लेने लगे थे, सारा का पीरियड छोड़ने का आग्रह कम हो गया था। एक दिन शालू ने छेड़ा भी था, क्या बात है आजकल हमारी साहिरा चाट के स्थान पर डॉक्टर देवेश के क्लासेस में ज़्यादा रुचि रखने लगी है। अरे जो मज़ा उन्हें बनाने में आता है वो चाट में कहाँ। देखा नहीं, जब भी कोई सवाल पूछो उनके कान तक लाल हो जाते हैं। सारा को बना पाना आसान नहीं है। डिपार्टमेंट की पिकनिक, पार्टी या अन्य समारोहों में सिद्धार्थ के साथ देवेश जी भी सारा और शालिनी के साथी हो जाते थे। उस बार डिपार्टमेंट की ओर से चचाई फॉल्स ले जाया गया था। पीछे की सीट पर सिद्धार्थ देवेश जी के साथ सारा और शालिनी बैठी थी। सारा की बातें उस दिन न जाने कहाँ ख़त्म हो गई थी। उसके मुख भंगिमा पर शालिनी झुंझला रही थी। आज तो इस बात पर विश्वास करना कठिन है कि हम दो लड़कियों के साथ बैठे हैं। ऐसा सन्नाटा तो पुरुषों को भाता है ना डॉक्टर। शोध कार्य में सिद्धार्थ डॉक्टर देवेश के बहुत निकट आ गए थे। उन्हें वह सर न कहकर डॉक्टर ही कहते थे। किन सपनों में खो गई है सारा? शालू ने भी टोका था। बात करने का सिर्फ क्या मैंने ठेका ले लिया है शालू? तू किस मर्ज की दवा है? सारा नहीं होगी तो क्या मौन व्रत रखेगी? सारा ने चुप्पी तोड़ी थी।
देवेश जी मुस्कुरा दिए थे। चचाई फॉल्स की धवल जलराशि अद्भुत सौंदर्य की सृष्टि कर रही थी। दूर दूर तक उड़कर आते जल बिंदु तन मन दोनों भिगो रहे थे। आकाश में न जाने कहाँ से एक इंद्रधनुष उगाया था। जलराशि में उसका प्रतिबिंब निहारती सारा ने ऊपर आकाश में इंद्रधनुष देखने को जो ही दृष्टि उठाई तो सामने देवेश जी की दृष्टि में खो गई। उसके मुखमंडल की इंद्रधनुषी आभा शालू और सिद्धार्थ ने पकड़ लेते। सिद्धार्थ ने चुटकी लेते, सारा तेरे मुंह पर इंद्रधनुष कहाँ से आ गया? अभी तो आकाश में था ना शालू। इंद्रधनुष नहीं, देवराज इंद्र स्वयं प्रतिबिंबित हैं। हमेशा की भीरू शालिनी अचानक मुखर हो गई थी। अच्छा, अब आपके भी पर उगाए हैं। संभालिए भाईजान, कहीं आपसे दूर न उड़ जाए हमारी भोली मैना। प्यार से सिद्धार्थ को सारा भाईजान पुकारने लगी थी। सिद्धार्थ को भाई बना सारा के एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति हो गई थी। सारा का कहना था छोटी बहनों को तो उसका ममत्व और संरक्षण मिला है, पर उसे बड़े भाई का स्नेह और संरक्षण सिद्धार्थ से ही मिला था। सारा के अब्बा घर में भी आर्मी अनुशासन रखते थे। पत्नी के न रहने पर मातृ विहीन पुत्रियों की सुरक्षा की भावना से वो और भी अधिक कठोर हो गए थे। छोटी बहनें तो उनकी सूरत से ही डरती थी। एक बार जो ऑर्डर दे दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। सिद्धार्थ पर सारा इतना अधिकार जमाए रहती थी कि उसकी हर मांग पूरी करना सिद्धार्थ का पुनीत कर्तव्य बन गया था। सारा ने न जाने कौन सा ताना बाना बुना था कि सिद्धार्थ और शालिनी एक दूसरे से बनते गए थे। सारा के बुद्धि प्रदीप सौंदर्य ने देवेश जी को मुग्ध किया था, यह स्पष्ट था। उसके अपूर्व सौंदर्य, चंचलता और मोहिनी हंसी ने उन पर जादुई असर किया था। सारा के प्रति देवेश जी का अनुराग जाने अनजाने छलकता रहता था, पर सारा यह सत्य स्वीकार करने को प्रस्तुत न थी। विलक्षण, प्रतिभाशाली, सुंदर व्यक्तित्व के स्वामी देवेश जी के आकर्षण से अछूती रहने का बहाना सारा सदैव करती रही। अचानक एक दिन सारा बेहद उदास खोई सी शालिनी के पास जा खड़ी हुई थी। चेहरे पर छाए शून्य भाव से शालिनी घबरा गई। क्या हुआ सारा, तबीयत तो ठीक है? आज क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे शालू, चल बाहर चलते हैं। शालू की व्यग्रता अनुत्तरित कर सारा उसे बाहर खींच ले गई थी। डिपार्टमेंट के पास वाली प्रिय अमराई में बैठकर भी सारा का मौन नहीं टूटा था। जुझलाकर शालिनी ने पूछा था, अब बता ना क्या बात है? फिजूल में ये मातमी चेहरा लटकाए परेशान कर रही है हमें। शालिनी की झिड़की के प्रत्युत्तर में सारा के गोरे गोरे गालों से होकर आंखों से मोती ढुलकने लगे थे। आज अम्मी की बहुत याद आ रही है शालू। छोटी सी थी तभी अम्मी चली गई। अब्बा की पाबंदियां उन्हें खा गई शालू। आज वो पुरानी बातें क्यों दोहरा रही है सारा? तेरा जी अच्छा नहीं है तो चल घर चलें, अम्मा के पास, तेरा मन बदल जाएगा। शालू के उठने के उपक्रम पर सारा ने उसका हाथ पकड़कर बिठा लिया। जानती है शालू, जो कभी नहीं होना चाहिए था हो गया। आज देवेश जी ने प्रपोज किया है। क्या करूं शालू, काश मैं मर सकती। हाय राम, मरे तेरे दुश्मन। इतनी अच्छी न्यूज़ पर मिठाई की जगह ये मनोज सूरत बना रखी है जनाब ने। सच कितनी अच्छी जोड़ी जमेगी उनके साथ। चल इसी बात पर क्वालिटी चलते हैं। शालू का उत्साह स्वाभाविक ही था। तू समझती क्यों नहीं शालू, यह असंभव है। अब्बा जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। वाह भली कही, आप अनारकली नहीं है मिस साहिरा, बालिग हैं। अगर अंकल नहीं माने तो कोर्ट में जाकर सिविल मैरिज कर सकती हो। अब कहाँ गई तेरी दिलेरी? बात सिर्फ अपने तक हो तो दिलेरी चलती है शालू। अपनी वजह से देवेश जी को किसी मुश्किल में डालना तो ठीक नहीं है ना। उनके लिए तो मिट जाने में भी मेरा जीवन सार्थक है शालू। उसकी परेशानी समझ में आ रही थी। दूसरे जाति धर्म के देवेश जी के साथ क्या सारा के अब्बा विवाह की स्वीकृति देंगे? सारा की अम्मी का सपना था सारा उच्च शिक्षा पाए। अम्मी की असामयिक और अप्रत्याशित मृत्यु से सारा के अब्बा विचलित हुए। अम्मी की आखिरी इच्छा को सम्मान देने के लिए उन्होंने सारा को कॉलेज तो जरूर भेजा, पर कॉलेज में एडमिशन दिलाने के पहले सख्त शब्दों में हिदायत दोहराई थी, तुम्हें कॉलेज भेज रहा हूँ, पर ख्याल रखना अनजाने में भी कोई ऐसा काम न कर बैठो जिससे हमारे खानदान की नाक कट जाए। जाहिदा और तबस्सुम का भविष्य तुम्हारे नाम रख रहा हूँ। सारा की खामोशी पर उन्होंने दोहराया था,
क्या बात है, तुम चुप क्यों हो? क्या ईश्वर तुम्हें मंजूर नहीं? जी, ऐसा कोई काम नहीं होगा मुझसे जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़े। सारा का मुंह चमक उठा था। आज जाहिदा और तबस्सुम का भविष्य उसके निर्णय पर आश्रित था। शालू ने उसे समझाना चाहा था, तू समझती क्यों नहीं सारा? देवेश जी तुमसे विवाह करना चाहते हैं, हम तेरे साक्षी रहेंगे। उनसे विवाह करना कोई गलत काम नहीं है सारा। सदा के निर्भीक सारा उस समय निरीह गौरैया सदृश अपने सारे पंख सिकोड़कर बैठ गई थी। शालिनी और सिद्धार्थ ने समस्या जब देवेश जी के सामने रखी तो वह गंभीर हो उठी। सारा की जीवंतता तिरोहित हो गई। सारा की उदासी से पूरा वातावरण बोझिल हो उठा। शालिनी झुंझला उठी थी। बहुत साहसी बनती थी। अगर हिम्मत नहीं थी तो पहले ही घर बैठना था। कहाँ गया वो तेरा दुस्साहसी व्यक्तित्व? सारा का उदास मुख देखकर और कुछ कह पाना संभव नहीं था। सारा पाला पड़े वृक्ष की तरह सूखती जा रही थी। एमए की फाइनल परीक्षा समाप्त होते ही लंबे गर्मियों के दिन काटने मुश्किल हो गए थे। उस पर सारा थी कि बात ही नहीं करती थी। सिद्धार्थ और देवेश जी उसकी उदासीनता से परेशान थे। अचानक एक भरी दोपहर सारा का फोन आया था। शालू, अभी अभी पता लगा है, हम कल दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली? क्यों? कोई खास बात है क्या? तो इतनी घबराई क्यों है? पता नहीं क्या बात है, अब्बा ने बस ऑर्डर दे डाला है, तैयारी कर लो, कल चलना है। तूने पूछा नहीं? दिल्ली में तेरी मौसी रहती हैं, वहाँ जा रही है क्या? मौसी तो है, पर बिना वजह जाना समझ नहीं आ रहा। मेरा जी बहुत घबरा रहा है शालू। तो पापा से कुछ पूछ ना, मैं आऊँ क्या? पूछा तो था, कह दिया ज़रूरी काम है। हाँ, ये भी कहा किसी से कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। साथ और कौन जा रहा है वो भी पता नहीं। पर शायद लखनऊ से जाहिदा और फ़ोन कट गया या काट दिया गया। उस वक्त सिद्धार्थ या देवेश जी से कांटेक्ट करना भी संभव नहीं था। रिक्शे में चिलचिलाती धूप झेलती शालिनी जब सारा के घर पहुंची तो बाहर बैठे नौकर ने सूचना दी, छोटी मिस साहब के साथ किसी से मिलने गई हैं। पर अभी तो मैंने उन्हें फ़ोन किया था, बताया था यहाँ पहुँच रही हूँ। शालू विस्मित थी। नौकर ने नकारात्मकता में सिर हिलाकर अपनी अनभिज्ञता जाहिर कर दी। निरुपाय लौट आने के अलावा शालिनी के पास अन्य कोई विकल्प शेष ही नहीं था। घर से शालिनी ने कई बार फ़ोन ट्राई किया, पर सारा के यहाँ फ़ोन किसी ने अटेंड ही नहीं किया। दूसरे दिन शाम शालिनी के फ़ोन के उत्तर में किसी भारी भरकम पुरुष की आवाज़ ने सूचित किया था, सारा दिल्ली जा चुकी है। शालिनी घर में सिद्धार्थ के पहुंचने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। सिद्धार्थ के पहुंचते ही शालू एक सांस में सब कुछ बता गई। सिद्धार्थ, हमें बहुत डर लग रहा है सारा के साथ कुछ अघटित होने वाला है। शालू, तुम्हारे पास सारा का दिल्ली का एड्रेस है? ना, उससे पूछने का मौका ही कहाँ मिला। फ़ोन पर बात भी तो आधी रह गई थी। सिद्धार्थ, यहाँ सारा का कोई रिश्तेदार है? जानती हो किसी को? हमें पता नहीं। सारा के लिए तो सब कुछ हम ही थे ना। सिद्धार्थ, शालिनी का गला रुंध गया था। सिद्धार्थ भी सारा के घर से निराश ही लौटे थे। लगता है नौकर को भी पट्टी पढ़ा दी गई है। क्या सचमुच वो कुछ नहीं जानता? पर क्यों सिद्धार्थ, ऐसी क्या बात हो गई, यही तो समझना है। सिद्धार्थ गंभीर थे। देवेश जी पूरी बात सुनकर मौन रह गए थे। गर्मियों की लंबी दोपहरियाँ और वो भी सूनी और बोझिल हो जाती हैं। शालिनी का मन अपनी सारा के लिए हर पल आशंकित रहता। अचानक एक शाम को अब्बा को अपने घर आया देख शालिनी खिल गई। अभिवादन के साथ ही उत्सुक स्वर फूट पड़े थे। आप कब वापस आए अंकल? सारा कैसी है? वही बताने तो आया हूँ बेटी, आओ अंदर चले। और उनके आशंकित स्वर को सुनकर वो आतंकित हो उठी। कमरे में पहुंचकर सारा के पापा ने उदास स्वर में कहा, बहुत बड़ा हादसा हो गया बेटी, दिल्ली में सारा किडनैप कर ली गई। क्या? शालिनी के विस्फारित नयनों को एक पल ताक कर उन्होंने जवाब दिया था। पापा ने उदास स्वर में कहा था, बहुत बड़ा हादसा हो गया बेटी, दिल्ली में सारा किडनैप कर ली गई। क्या? शालिनी के विस्फारित नयनों को एक पल ताक उन्होंने आगे बताया था, दिल्ली स्टेशन की भीड़ में वो कुछ पीछे रह गई थी। सामान के साथ मुझे आगे जाना पड़ा था। पीछे बराबर उसे देखता जा रहा था। अचानक एक और ट्रेन की भीड़ आ जाने से उसे कुछ देर देख पाना कठिन हो गया था।
भीड़ छटने पर वो कहाँ गई कुछ पता नहीं चला। ये क्या हो गया अंकल? पुलिस में रिपोर्ट तो लिखाई थी, सब कुछ किया बेटी, पर कुछ पता नहीं चला। उनकी आंखों में वाष्प कण छलकने को आतुर थे। आपने टीवी पर सूचना क्यों नहीं दी अंकल? न्यूज़पेपर में फोटो भी तो निकाली जा सकती थी। एक जवान लड़की के यूं गायब हो जाने की खबर कितनी कहानियों को जन्म देगी। समझती हो ना बेटी, सारा की छोटी बहनों का भविष्य दांव पर लग जाएगा, उनका कहीं रिश्ता भी मुश्किल हो जाएगा। सब यही कहेंगे जवान बहन किसी के साथ भाग गई। बहनें तो वैसी ही होंगी। समझ रही हो ना मेरी मजबूरी? सारा के दबंग अब्बा एक निरीह पिता भर रह गए थे। पर अंकल सारा का क्या होगा? कैसी किस हाल में होगी न जाने कहाँ। दहशत के कारण शालिनी आगे सोच भी न सकी। तुमसे एक इल्तिजा है बेटी, इस राज को राज ही रहने देना। अपनी सारा के लिए इतना तो कर सकोगी ना? मैं वादा करती हूँ, पर अगर सारा वापस आ गई तो क्या आप उसे स्वीकार कर लेंगे? शालू व्यग्र थी, दोनों हाथ उठा। उन्होंने शायद भगवान से कुछ कहा था, पर शालू की आश्वस्ति के लिए एक शब्द भी नहीं कहा था। सिद्धार्थ से पूरी बात सुनकर देवेश जी स्तब्ध शून्य में ताकते रह गए थे। शालिनी को सावन का वह दिन बार बार रुला रहा था जब अम्मा ने शालू के साथ सारा की हथेली पर भी मेहंदी लगाई थी। अम्मा कहती हैं जिसकी मेहंदी गहरी चढ़ती है उसे बहुत प्यार करने वाला पति मिलता है, इसीलिए देवेश तुझे इतना ज़्यादा चाहते हैं। ये तो रक्त कमल है शालू, मुझे तो हमेशा से मेहंदी के रंग खून के छींटे से लगते हैं। छे, कितनी विभत्स कल्पना है तेरी, हर बात में उल्टे ही अर्थ लगाती है। शालू नाराज हो उठी थी। नाराज न हो शालू, बचपन में किसी जोशी ने हाथ देकर कहा था इसकी किस्मत में सुख नहीं, शायद इसीलिए हर बात में निराशा ही देखती हूँ। अम्मी जब से चली गई हैं अपने लिए किसी अच्छी बात के विषय में सोच ही नहीं सकती। शालू ने सारा के हाथ स्नेह से पकड़ लिए थे। अच्छा सारा, सच कह, हम क्या तेरे कुछ नहीं लगते? सब कुछ तुम ही तो हो। अम्मा को देख, अम्मी को भूल बैठी हूँ। दोनों मुस्कुरा दी। कहाँ होगी सारा? उदास दिन और रातें यूं ही बीतते जा रहे थे। सिद्धार्थ और देवेश दिल्ली से निराश वापस लौट आए थे। सारा की मौसी ने भी वही कहानी दोहरा दी। न जाने कितनी अवांछित गलियों अड्डों पर दोनों गए, हर जगह निराशा ही हाथ लगी। देवेश जी को उदास मुख सिद्धार्थ और शालिनी को व्यथित करता रहा। मौन रहकर भी तीनों एक दूसरे से न जाने कितना अनकहा कह जाते थे। सारा के अब्बा की तो शक्ल ही बदल गई। शालू जब भी उनके पास जाती, दोनों सारा की बातें करते रह जाते। हल्का निश्वास लेकर एक दिन उन्होंने कहा था, काश उसकी मर्जी के खिलाफ उसे दिल्ली न ले जाता। मर्जी के खिलाफ क्यों अंकल? कुछ ऐसी बात थी बेटी, सैयदों की बेटी गैर जात धर्म में नहीं जा सकती। हमेशा खटका ही लगा रहता था, इसीलिए मुझे तो सज़ा मिलनी ही थी, मिल गई। अंकल अगर सारा वापस आ जाए तो? ना बेटी, अब तो यही दुआ है कोई उसकी मौत की खबर सुना दे तो तसल्ली हो जाए। शालिनी विस्मित थी। कभी उसे इस घटना के पीछे किसी साजिश का एहसास भी होता। सिद्धार्थ ने भी एक दिन शंका व्यक्त की थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा की शादी कर उसे विदा कर दिया गया हो। पता नहीं सिद्धार्थ, सारा की चिंता खाए रहती है। मेरी तो एक ही बहन थी, सारा के न रहने से मैं फिर अकेला हो गया। शायद मैं ही अभागा हूँ। बहन का स्नेह मेरी किस्मत में नहीं था। सिद्धार्थ भावुक हो उठा। जानते हो सिद्धार्थ, सारा ने एक फ़ोटो भी दिखाई थी, उसकी चची के बेटे थे। साहबजादे ने सारा को शादी का पैगाम भेजा था। सारा ने क्या जवाब दिया था पैगाम का? सिद्धार्थ को समस्या समझ में आ रही थी। सारा की बात छोड़ो, हमने ही कह दिया था हमारी बुद्धि प्रदीप्त आंखों वाली सारा की उस सामान्य से व्यापारी के साथ कभी पट ही नहीं सकती। हमारी उस बात पर सारा ने जी भरकर चाट खिलाई थी सिद्धार्थ। उसके बाद क्या बात आगे बढ़ी शालू? ये तो नहीं मालूम, पर कभी कभी सारा बेहद डर जाती थी कि कहीं उसकी शादी जबरदस्ती उससे न हो जाए। कहीं कुछ गड़बड़ तो जरूर है शालू। सिद्धार्थ भी सहमत थे। सारा के बिना सिद्धार्थ और शालिनी अपने विवाह की बात भी नहीं सोच सकते थे। देवेश जी ने एक आध बार बात भी उठाई, पर दोनों ही उस समय तैयार नहीं थे। सारा कहा करती थी, सिद्धार्थ भाई, आपकी शादी में मेरा दोहरा रिश्ता होगा। एक और बहन का नेक लूँगी, दूसरी ओर साली का। बोलिए, है मंजूर? एक ही तो बहन है तू, मुँह मांगा नेक दूंगा, पर अब जल्दी से तारीख तो पक्की करा दे।
इसने से सिद्धार्थ उसकी हर बात मान जाते थे। तभी एक साथ दो घटनाएं घटी थी। देवेश जी भारतीय प्रशासनिक सेवा में सफल रहे थे और सिद्धार्थ की उनके स्थान पर विश्वविद्यालय में नियुक्ति हो गई थी। उन्हें विदा करते शालिनी का मन भर आया था। जाते जाते देवेश जी ने कहा था, मैं सारा को खोज निकालूंगा शालू, मेरा मन कहता है वो मुझे ज़रूर मिलेगी। आपकी बात ही सच हो देवेश जी। न चाहते भी शालिनी के नयन भर आए थे। हम दोनों तुम्हारी शादी में आएंगे सिद्धार्थ, मेरा विश्वास है। इसी सच पर विश्वास करने को जी चाहता है देवेश। भगवान तुम्हें सफलता दें। सिद्धार्थ का मुख चमक उठा था। उस पल देवेश के विश्वास पर शालू को विश्वास हो आया था। देवेश जी के पत्र बराबर आते रहते थे। हर पत्र से आतुर प्रेमी की उत्कंठा जागती रहती थी। अम्मा शालू का विवाह कर निश्चिंत हो जाना चाहती थी, पर शालू और सिद्धार्थ को सारा की प्रतीक्षा थी। अम्मा नाराज हो उठती। जिस लड़की को उसका बाप तक भुला बैठा है, उसके नाम को लेकर तू पूरी उम्र बैठी रहेगी शालू। क्या सारा से मुझे कम प्यार था? पर भगवान को जो मंजूर है उसके आगे किसी का वश नहीं चलता। वह ज़रूर आएगी अम्मा। शालू के विश्वास के आगे माँ हार जाती थी। और आज सारा का पत्र लिए शालिनी खुशी से पागल हो रही है। वह नन्ही सी पंख समेटे गौरैया आकाश की ऊंचाइयां नापने अंततः पंख पसार कर उड़ी गई थी। सारा ने पत्र में लिखा था, अपने ही घर में बंदनी बना दी गई थी शालू। पापा के किसी शुभचिंतक ने उन्हें बताया था कि उनकी बेटी किसी के प्यार में दीवानी हो रही है। मुझसे कुछ जानने की ज़रूरत भी नहीं समझी गई। आनन फानन में उन्हीं चची जान के साहबजादे से शादी की बात पक्की कर तुरंत शादी का फैसला ले लिया गया। शादी दिल्ली से करने में किसी तरह की डर या गड़बड़ी की आशंका भी नहीं थी। फांसी के मुजरिम से भी उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, पर मुझे तो उस लायक भी नहीं समझा गया। असलियत पता लगने पर मैंने भूख हड़ताल भी की, पर तू मेरी स्थिति जानती है ना। फ़ोन पर तुझे बता पाना संभव नहीं था। सब तरफ पहरे थे। तुझसे बात करनी चाहिए पर अधूरी रह गई। दूसरी सुबह ही अब्बा जबरदस्ती दिल्ली ले गए थे। सच शालू, उस वक्त यही एहसास हो रहा था कि मैं किडनैप कर ली गई हूँ। दुश्मन द्वारा किडनैपिंग झेली जा सकती है शालू, पर अपनों द्वारा किडनैपिंग की त्रासदी तू नहीं समझेगी। पूरे रास्ते इसी बात को सोचती रही थी। निर्णय नहीं कर सकी, पर भीड़ के उस रेले ने मुझे अचानक राह दिखा दी। भीड़ में लोग खोते हैं, पर मैं तो भीड़ में अपनी राह पा गई शालू। भीड़ का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं। उसी भीड़ का अंग मैं भी बन गई शालू। विपरीत मार्ग अपना कर स्टेशन के बाहर आ गई। रास्ते में स्टेशन से जो मैगजीन खरीदी थी उसमें एक महिला संस्था का दिल्ली का पता दिया हुआ था। वहां पहुंचकर साफ कह दिया था, मुझे किडनैप किया गया है। मेरे घर वाले अब मुझे कभी नहीं स्वीकारेंगे। पढ़ी लिखी थी तो संस्था में काम मिल गया। किडनैपर्स का उद्देश्य कोई शत्रुता थी, पर उन्होंने किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया। उनके प्रति कोई शिकायत नहीं थी। न्यूज़पेपर में देवेश जी का भारतीय प्रशासनिक सेवा के सफल प्रत्याशियों में नाम देख रहा नहीं गया। नाम पते के बिना बधाई भेज दी थी। उसी अनाम बधाई के आधार पर देवेश जी यहाँ पहुँच गए। कल हम दोनों कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। देवेश जी तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, पर खुशी का यह पल तेरे साथ बांटे बिना क्या मैं रह सकती थी शालू? आज तो सारा आकाश बाहों में सिमट आया है शालू। सारा, शालू के नैनों से झरते आंसू देख अम्मा घबरा गई थी। क्या हुआ बेटिया, कोई अशुभ समाचार? हौले से हाथ बढ़ा शालू ने अम्मा के हाथ में सारा का पत्र थमा दिया था। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।